नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और हम सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा है। हमने देखा किस तरीके से कि अलग अलग नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम जो है उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करके नेटवर्क को पॉसिबल बना सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग मीडिया का यूज़ करते हैं। गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया को वायर्ड मीडियम भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडियम को हम वायरलेस मीडियम भी कहते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे कंटेंट हमें मिलते हैं। ये फील्ड भी बहुत ब्रॉड है। ओवरऑल आप ये समझिए कि जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। आज की डेट में हम सब लोग आईओटी की तरफ भागते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम घर पे बैठे बैठे ही हम कहीं से भी अपने घर पे किसी भी इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जब नेटवर्किंग के थ्रू सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों। दोस्तों, हमने अभी तक फर्स्ट यूनिट में देखा जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के फर्स्ट लेयर पे फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर बस बेस्ड थी हमारी फर्स्ट यूनिट। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेट का यूज़ कैसे हम लोग अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिजिकल लैन को इस्टेब्लिश करते हैं, वायरलेस लैन को इस्टेब्लिश करते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। दोस्तों, हम लोग सेकेंड यूनिट में चल रहे हैं और जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड है और इसमें दो लेयर हैं, दो सब लेयर होती हैं। एक आपकी एलएलसी और दूसरी आपकी मैक, ठीक है ना, एलएलसी लेयर और मैक लेयर। दोस्तों, इस सेकेंड यूनिट में मोस्टली हम वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे थे कि किस तरीके से हम एक सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम उसका चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके उसका एलोकेशन करते हैं, कैसे मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सीएसएम और अलोहा को हमने देखा, और कैसे हम डाटा लिंक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं पैकेट को ट्रांसमिट करने में, जिसमें हमने देखा स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ, जिसको हम कहें कि एक तरीके से तो वो इसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है। देखिए, उसका रीज़न क्या है कि एक सेकेंड दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में कि
जो पैकेट लॉस होता है उसी पैकेट को हम दोबारा सेंड करते हैं। गो बैकएंड में बताया था कि जहाँ से जो पैकेट लॉस हुआ उसके आगे के पैकेट को हम सेंड करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम जो लॉस हुआ हो रहा है 5th पैकेट, उसको लेके जो तीसरा पैकेट है वहाँ तक के पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सारे पैकेट्स हैं ये कहीं ना कहीं विंडो की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह दोस्तों काम कर रहे हैं? विंडो की तरह। और आप देख रहे हैं किस तरीके से अगर हम इन सबको अगर हम विंडो माने, 1 से लेकर 10 तक को हम विंडो माने, तो हम एक एक विंडो को स्लाइड कर रहे हैं, एक एक पैकेट को स्लाइड कर रहे हैं। और जो लॉस हो जा रहा है और जो पैकेट लॉस हो जा रहा है हमारा, उस पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से विंडो की तरह है जिसको हम स्लाइड कर रहे हैं बारी बारी। इसीलिए हम इसको दोस्तों स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारा एरर हैंडलिंग का, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले चीज़ एरर क्या होती है। तो एरर यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में एरर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिट के फॉर्म में हो रहा है। तो जो बिट में चेंजेस हो जाते हैं उसी को हम एरर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बिट में चेंजेस हैं उनको टाइप ऑफ एरर के थ्रू हमने बताया कि 3 तरह के एरर होते हैं हमारे। एक होता है आपका सिंगल बिट एरर, एक होता है आपका मल्टीपल बिट एरर, और दोस्तों एक होता है आपका ब्रस्ट एरर। कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों एरर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में उनको डिटेल में भी बताया है, लेकिन फ़िलहाल अभी एक बार रिवीजन के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये एरर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा तब तक जो है हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो सिंगल बिट एरर में जैसा कि बताया था कि जब एक बिट का एरर होता है तो उसको सिंगल बिट एरर कहते हैं। मल्टीपल बिट एरर में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब मोर देन 1 बिट चेंज होते हैं तो उसको मल्टीपल बिट एरर कहते हैं। और ब्रस्ट एरर हम उस एरर को कहते हैं जब एक साथ कंटिन्यूअसली जो है ये कई सारे एरर हो जाते हैं तो उसको हम ब्रस्ट एरर कहते हैं। एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एरर डिटेक्शन और एरर कंट्रोल 2 तरीके हैं जिससे एरर को हैंडल या कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें केवल एरर डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें केवल ये फाइंड किया जाता है कि जो रिसीवर एंड में पैकेट रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता इसमें कि कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, केवल ये फाइंड किया जाता है कि एरर है कि नहीं है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम एरर करेक्शन की, तो एरर करेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ये फाइंड किया जाता है जब एक बार डिटेक्ट हो गया कि पर्टिकुलर जो है पैकेट में एरर है, तो ये फाइंड किया जाता है कि ये सिंगल बिट एरर है, मल्टीपल बिट एरर है या ब्रस्ट एरर है, और किस लोकेशन की बिट करप्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों आगे देखा था कि एरर डिटेक्शन की हमारी 3 टेक्निक्स हैं: पैरिटी चेक,
चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी। पैरिटी चेक की बात करें दोस्तों, तो पैरिटी चेक में हमने देखा था कि किस तरीके से पैरिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से पैरिटी को चेक किया जाता है, मतलब कि दो तरह की पैरिटी होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। हम इसमें एक पैरिटी बिट ऐड करते हैं और रिसीवर साइड में अगर डाटा में कोई करप्शन नहीं होता है तो हम पैरिटी बिट को रिमूव करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इवन पैरिटी अलग तरीके से चेक होती है, ऑड पैरिटी अलग तरीके से चेक होती है। इवन पैरिटी में हम नंबर ऑफ एडिशनल बिट 0 को ऐड करते हैं और ऑड पैरिटी में हम नंबर ऑफ एडिशनल बिट 1 को ऐड करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग ने देखा कि पैरिटी बिट में जो हम ऐड कर रहे हैं वो केवल और केवल सिंगल बिट एरर को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, मल्टीपल बिट एरर को वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने समझाया भी था, तो जब मल्टीपल बिट एरर हो तो उसके लिए हम एडवांस वर्जन ऑफ पैरिटी चेकिंग का यूज़ करते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल एरे की तरह काम करता है। और हमने इसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में अपने, किस तरीके से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि लेकिन ये जो एडिशनल बिट, ये जो एडवांस पैरिटी चेक हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी 3 बिट एरर अगर है तब तो वो उसको फाइंड कर ले रहा है, लेकिन अगर 3 बिट से अधिक यानी कि 4 बिट एरर है तो वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा। तो हम अपने अगले जो हमारा एरर करेक्शन का हमारा अगला जो, जैसा कि मैंने एरर डिटेक्शन में जो हमने 3 टेक्निक देखी, पैरिटी चेक और चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो आज हम दूसरा जो अपना कॉन्सेप्ट है चेकसम का वो देखते हैं कि किस तरीके से चेकसम का यूज़ करके हम ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर डाटा जो रिसीवर के साइड पहुंचा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो आइए दोस्तों पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं। इन चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन ईच वर्ड इज एडेड टू द प्रीवियस वर्ड एंड टोटल सेम, जिसको हम चेकसम कह रहे हैं, is calculated. Then the checksum is transmitted along with data. और जिस चेकसम को हम डाटा के साथ along करके सेंड कर रहे हैं, जिस चेकसम को हम डाटा के साथ along करके सेंड कर रहे हैं, फिर रिसीवर साइड जो है वो भी उसी चेकसम के थ्रू ये आइडेंटिफाई करती है कि जो डाटा सेंडर से आया है उसमें कोई एरर है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीज़ें सारी मैनेज की जा रही हैं, कैसे हम उसको कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आइडिया ऑफ चेक्स। सपोज कीजिए कि ये आपके वर्ड साइज़ है जो कि बिट में होते हैं, हमने फिर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिसको हम सेंड करेंगे रिसीवर की तरफ। चेकसम जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि सबका कॉम्बिनेशन, सबका एडिशन। ठीक है, तो ये आपका जो है एडिशन है 7 + 11 + 12 + 0 + 6 36। यानी ये जो चीज़ है, ये जो दिए हुए हैं, इनका जो एडिशन है ये आपका
36 है, जिसको हम चेकसम कह रहे हैं। अब होगा क्या दोस्तों, ये फॉर्मेट है, डाटा और CS जैसा लिखा हुआ है। जो ट्रांसमिट हो रहा है ये सेंडर साइड है और ये जो आपका रिसीवर साइड है, ठीक है। तो ये जो आपका ये फॉर्मेट है ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ऐसे हम देखें तो एक सेकंड, दोस्तों, 7, 11, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डाटा होगा और यहाँ पे उनका एडिशन यानी कि चेकसम होगा, और यही जो है फ्रेम रिसीवर साइड पे सेंड किया जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं। अब जब ये रिसीवर साइड को सेंड होगा तो वहाँ पे रिसीवर जो है वो खुद से जो है पुनः चेकसम को अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और उस चेकसम को सपोज कीजिए जो सेंडर ने भेजा है, अगर उसको हम CS1 कहें, चेकसम 1, और रिसीवर जो खुद से कैलकुलेट कर रहा है उसको हम CS2 कहें, तो अगर CS1 जो है 36 है और CS2 भी 36 है, तो इसका मतलब कि डाटा में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, डाटा हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर यही 36 की जगह 31 हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो डाटा है वो करप्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर करप्ट हो गया है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, और अगर करेक्ट है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपका चेकसम टेक्निक है, जिसका यूज़ करके हम डाटा को बनाते हैं, मतलब कि चेक करते हैं कि पर्टिकुलर डाटा जो सेंडर साइड से आया है वो करेक्ट है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों चेकसम की ही अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, एक दूसरा तरीका है जिसमें सेंडर जो है वो निगेटिव और कॉम्प्लीमेंट ऑफ निगेटिव चेकसम को भेजता है, और उसके थ्रू चेक किया जाता है कि डाटा जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये तो चीज़ें सेम है, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि 7, 11, 12, 06 जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 36। लेकिन चूँकि यहाँ पे निगेटिव चेकसम भेजने का वो है, तो जो चेकसम आया है हम उसको निगेटिव बना के चेकसम बॉक्स में डाल के रिसीवर को सेंड कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि रिसीवर जो है इसमें भी खुद से चेकसम को कैलकुलेट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीवर क्या करेगा कि वो खुद से जो है वो चेकसम को कैलकुलेट कर रहा है, और जब वो खुद से चेकसम को कैलकुलेट कर रहा है तो 7, 11, 12, 0 और 6 इन सबको जब वो ऐड कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है 36, ठीक है दोस्तों। क्या मिल रहा है उसको 36। तो अब रिसीवर एंड पे जो चेकसम है वो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अब
यहाँ देखिए क्या लिखा है, नाउ ऐड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि नाउ ऐड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चेक्सम। तो हमें पता है कि ट्रांसमीटर ने जो चेक्सम भेजा है, निगेटिव चेक्सम भेजा है, जिसको हम -36 कह रहे हैं, और रिसीवर ने जो चेक्सम कैलकुलेट किया है वो पॉजिटिव चेक्सम है, जिसको हम 36 कह रहे हैं। यानी कि ट्रांसमीटर चेक्सम 36 माइनस रिसीवर चेक्सम पॉजिटिव 36। अब जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0। क्या आ रही है वैल्यू हमारी दोस्तों, 0। तो निगेटिव चेक्सम का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब है कि डाटा हमारा करप्ट नहीं हुआ, करेक्ट है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर 0 की जगह कुछ और आता है तो इसका मतलब कि डाटा हमारा करप्ट है और उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉजिटिव चेक्सम और निगेटिव चेक्सम का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉजिटिव चेक्सम में क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पॉजिटिव चेक्सम में क्या है कि ऐड करने के बाद जो चेक्सम सपोज कीजिए 36 आया है, रिसीवर एंड पे जब उस चेक्सम को भेजते हैं और रिसीवर भी जब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है और वो भी सपोज कीजिए 36 आया है, तो अगर इसका चेक्सम 1 है सेंडर का और रिसीवर का चेक्सम 2 है, तो दोनों CS1 और CS2 दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा करेक्ट है। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें निगेटिव चेक्सम की, तो यहाँ पे जब सेंडर साइड में चेक्सम को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको निगेटिव कर दिया जाता है और रिसीवर को सेंड कर दिया जाता है। रिसीवर भी चेक्सम को कैलकुलेट करता है और फिर हम जो सेंडर का चेक्सम है और जो रिसीवर का चेक्सम है, दोनों चेक्सम को आपस में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद दोनों चेक्सम को हमने क्या किया कि आपस में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो हमारा कहें कि अगर वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि डाटा करेक्ट है, अदरवाइज़ करप्ट है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पॉजिटिव चेक्सम और नेगेटिव चेक्सम से पॉजिटिव चेक्सम से और नेगेटिव चेक्सम का यूज़ करके किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा डाटा करप्ट है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चेक्सम के एक और तरीके की। आइए देखते हैं कि वो क्या है। चेक्सम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या है दोस्तों? चेक्सम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वन कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम चेक्सम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं।
तो सपोज कीजिए कि सेंडर ने ये सेंड किया है, करना है 7 11 12 06। ये जो चेकसम का वंस कॉम्प्लीमेंट का तरीका है, ये बाकी दोनों तरीके से, यानी कि जो हम पॉजिटिव चेकसम भेज रहे हैं, जो हम निगेटिव चेकसम भेज रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, जो हम पॉजिटिव चेकसम भेज रहे हैं और जो हम निगेटिव चेकसम भेज रहे हैं उससे थोड़ा अलग है ये चेकसम का तरीका। तो आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। 7 11 12 0 और 6, ये सपोज कीजिए डाटा हमें सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 7 11 12 0 6 का चेकसम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा 36 आ गया। अब हम इस 36 को क्या करेंगे कि बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 36 हमारा डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अब दोस्तों जब हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो देखिए नोट लिखा हुआ है, इन अबव यूज़ 6 बिट। एक सेकेंड। इन अबव यूज़ 6 बिट एंड इन जनरली चेकसम रिप्रेजेंट 4 बिट डाटा। यानी ये बताया गया है कि चेकसम को हम 6 बिट का, यहाँ पे जो चेकसम आया है वो 6, जैसे कि हमने जो ये 36 है, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये 6 बिट का आया है। लेकिन जनरली जो हमारा चेकसम होता है उसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 6 बिट आया है, हमको इसको 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको 4 बिट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो अगर हम इसको 4 बिट में कन्वर्ट करने का तरीका अगर देखें तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, 4 बिट में अगर कन्वर्ट करने की बात करें तो अगर हम इसको 4 बिट में कन्वर्ट करने की बात करें तो देखिए कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर एंड है। तो चूँकि ये 4 बिट का ही है चेकसम और 6 बिट आया हुआ है, तो हम ये आगे वाली 2 बिट को हम ऐड कर देंगे इस 4 बिट में। आगे वाली 2 बिट को हम ऐड कर देंगे पीछे वाली 4 बिट में, और ऐड करने के बाद जो उसका वो वैल्यू आएगी वो आएगी 0110, जिसका डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 6 होगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम इन्वर्स निकालते हैं इसका, और इन्वर्स निकालने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 1001, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्स में 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इन्वर्स आया, जैसा कि आपको दिख रहा है, वो 1001 है, और जिसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो है 9। तो अब जो है हम इसी 9 को, ये जो 9 है, इसी 9 को हम चेकसम बना देंगे। ये जो 9 आया है, इस 9 को हम क्या करेंगे, चेकसम के रूप में देखेंगे, और इस तरीके से हम फ्रेम को तैयार कर देंगे। यानी कि 7 11 12 06, और चेकसम की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, 9। ठीक है, अब हम इस 9 को रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे। अब इस 9 को हम क्या करेंगे, रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे, और जब हम रिसीवर एंड पे सेंड करेंगे तो क्या होगा कि रिसीवर जो है वो इस पूरे की पूरी वैल्यू को फिर से ऐड करेगा इंक्लूडिंग चेकसम। यानी कि अभी तक डाटा ही केवल ऐड करके चेकसम बनाते थे, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट वाले केस में वो क्या करेगा कि चेकसम को भी जोड़ेगा। यानी 7 11 12 0 6 और 9 सभी को ऐड करेगा रिसीवर एंड पे। और जब वो सभी को ऐड कर रहा है तो हम देख रहे हैं
कि वो वैल्यू यहाँ पे ये वाला अगर आप पोर्शन देखें किस तरीके से उसने कैलकुलेट द चेकसम कैसे कैलकुलेट किया कि उसने 7 को 11 को 12 को 6 को 9 को सभी को उसने ऐड किया, ठीक है ना। तो जब उसने सभी को ऐड किया तो उसको जो वैल्यू मिली वो वैल्यू क्या मिली, उसको वैल्यू मिली दोस्तों ये 45, ठीक है ना। तो अब रिसीवर करेगा क्या कि इस 45 को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जब वो दोस्तों 45 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि 45 बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद 6 डिजिट का हो रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि जो चेकसम है जनरली रिप्रेजेंट होता है 4 बिट डाटा में, इसीलिए हमने यहाँ पे भी इस 6 बिट को में से 2 बिट को इसी 4 बिट में ऐड करके हमने उसको 4 बिट का बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी चूँकि ये 6 बिट का है तो हम इस 2 बिट को नीचे ऐड कर देंगे और नीचे ऐड करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे ऐड करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू मिल रही है उसका जब हम इन्वर्स निकालें और अगर वो इन्वर्स 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि डाटा में हमारा करेक्ट है और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर उस 0 की जगह पे अगर एक भी वैल्यू 1 होती तो इसका मतलब था कि डाटा हमारा इनकरप्ट है और उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ नोट में लिखा हुआ है, इफ़ द रिसीवर साइड वी गेट लास्ट ऑल वैल्यू इज 0 इट मीन्स नो एरर और डाटा वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी और तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझना होगा। यानी हम एरर करेक्शन या एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में जो एरर डिटेक्शन है उसमें 3 टेक्निक है, यानी पैरिटी चेक, चेकसम और CRC। तो अगर हम चेकसम की बात करें दोस्तों तो चेकसम में 3 तरीके हैं जिनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। 3 तरीके से चेकसम को भेज के हम चेक कर रहे हैं। पहला जो तरीका है वो है पॉजिटिव चेकसम भेज के चेक करने का, जिसमें हमने देखा कि रिसीवर भी अपने एंड पे चेकसम को क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है और रिसीवर का चेकसम और सेंडर का चेकसम अगर आपस में कैलकुलेट होके सेम हो जा रहा है, ठीक है। रिसीवर का चेकसम और आपका रिसीवर का चेकसम और उसका रिसीवर का चेकसम और आपका सेंडर का चेकसम अगर आपस में बराबर है पॉजिटिव चेकसम भेजने के केस में, तो फिर डाटा करेक्ट है, अदरवाइज़ वो करप्टेड है। जब हम निगेटिव चेकसम भेज रहे हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि अगर जो हम निगेटिव चेकसम भेज रहे हैं और रिसीवर साइड में हम डाटा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों को जब हम रिसीवर साइड पे जो हम डाटा को ऐड करके चेकसम निकाल रहे हैं, दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम ये मान रहे हैं कि डाटा हमारा करेक्ट है, अदरवाइज़ वो करप्टेड है। और वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में आप देख रहे हैं कि कैसे पहले हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें पता है 4 बिट ही जनरल होता है तो हम इस 6 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
फिर उसको हम ऐड करके इन्वर्स निकाल रहे हैं। इन्वर्स वाले का चेकसम कैलकुलेट बिट को इन्वर्स करके फिर उसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको चेकसम मान रहे हैं। फिर हम उसको रिसीवर एंड पे सेंड कर रहे हैं, और रिसीवर एंड पे सेंड करने के बाद फिर रिसीवर उस चेकसम को लेके सारे डाटा के डेसिमल वैल्यू को ऐड कर रहा है। उसके बाद से उसमें जो आ रहा है फिर उसको वो डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो वो भी 6 बिट का है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर उसको वो उसी तरीके से रिसीवर की तरीके से वो उसको नीचे ऐड करके 4 बिट का बना रहा है, और वो जो 4 बिट का आया उसको इन्वर्स निकाल रहा है, और अगर वो 0 है तो डाटा हमारा ये माना जा रहा है कि करेक्ट है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चेकसम के जो ये मैंने तीनों फंडे बताए आपको समझ में आए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम तीसरे तरीक़ों को देखेंगे, यानी CRC को। थैंक यू वेरी मच।